प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जो हो रहा है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। यानी जो हो रहा है ना पहले कभी ऐसा देखा गया और ना भविष्य में कभी ऐसा देखा जाएगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। और ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे भी मैं बिल्कुल लॉजिकली आज आपके सामने बातें रखूंगा और उसके लिए मैं कुछ उदाहरण भी आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि वर्तमान में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है और जिस तरह का प्रतिफल हमें दिखाया जा रहा है ग्रहों के आधार पर, वास्तव में वो ऐसा है जिसके बारे में ना हमने पहले कभी उसकी कोई कल्पना की थी और शायद आगे ये अनुभव हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अंदर बहुत काम आने वाला है। दर्शकों, इसके लिए मैं आरंभ करता हूं 2018 से। पहली बार 2018 के अंदर मैंने शनि ग्रह पर एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया था और उस शनि का जो ये ट्रांजिट था, ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा था। और चूंकि मैं 2018 से ग्रहों की परिस्थितियों का आकलन लगातार करता आ रहा हूं, इसीलिए आने वाले समय में ग्रह किस तरह की परिस्थितियां देंगे, इसका अनुमान बहुत आसानी से लग भी जाता है। ऐसे में अगर बड़े कुछ परिवर्तन होने हैं तो उसके लिए कुछ रूपरेखा भी जरूर बनेगी और इसके लिए हम किसी भी ग्रह के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यही कार्य मैंने अपने हर विश्लेषण में किया भी है। अब उदाहरण से आपको समझाता हूं, एक एक करके चीज समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी बात। और इसको देखने के बाद, यानी इस वीडियो को देखने के बाद ग्रहों के आकलन के संदर्भ में आपको बहुत बड़ी जानकारी भी अवश्य मिलेगी और यदि इसका प्रयोग आप अपनी कुंडली में करेंगे तो आपको बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम भी अवश्य मिलेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम 2021 की मई का माह। आप लोगों को याद होगा कैसा भयानक मंजर था हिंदुस्तान के अंदर, कोविड को लेकर के हर घर के अंदर क्या माहौल था। यहां तक कि सरकारों के भी हाथ पांव फूल रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं बची थी और लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के। और आपको यदि ध्यान हो तो उसी समय पर बंगाल के चुनाव भी थे। अब आप देखिए, एक तरफ बंगाल के चुनाव होते हैं, परिणाम आपके सामने है कि ममता बनर्जी वहां जीतती है और स्थिति वापस से वही क्रिएट होती है जैसा कुदरत करवाना चाहती है। लेकिन उसके साथ ही मई माह में पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड को लेकर के स्थिति बहुत ही भयंकर है और ये दोनों परिस्थितियां किसी नकारात्मक प्रभाव को दिखा रही हैं और हमने घटते हुए भी वही देखा। लेकिन मई के बाद जैसे ही जून का माह आरंभ हो रहा था, ग्रहों की परिस्थिति अचानक से बदलने का संकेत दे रही है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो कुछ सुधार की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में मैंने आपसे बहुत दावे से कहा कि मई के बाद हम इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर बहुत तेजी से निकाल लेंगे। और आपने उस आकलन को भी ध्यान से देखा होगा कि मई के माह के बाद में कितनी तेजी से स्थितियां सामान्य हुई है। अब जब मैं ये देखता हूं कि मई के अंदर बहुत ही खराब स्थिति है और मई के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, तो इस एक माह में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा, यह प्रश्न मेरे मन में भी था। लेकिन चूंकि ग्रहों का आकलन है तो मैंने वैसी की वैसी बात आप लोगों के सामने रखी कि मई के बाद स्थितियां सामान्य होंगी, चाहे फिर आज 4 लाख केस प्रतिदिन क्यों ना आ रहे हो। और आप लोगों ने उस चीज को सही होते हुए देखा। उसके बाद मैंने फिर आप लोगों के सामने ग्रहों का आकलन रख करके एक बात कही थी कि तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन कालसर्प योग भी बन रहा था, तो मैंने आपसे यह भी कहा था कि केसेस बढ़ेंगे जरूर। और यहां भी आप देखिए, केसेस बढ़ते हैं
और तीसरी लहर कब आकर चली जाती है पता भी नहीं लगता। अब इसे तीसरी लहर भी कहें या नहीं कहें, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन ग्रह फिर वही स्थिति बना रहे थे। एक तरफ काल सर्प योग के कारण से अचानक से स्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन उसके साथ में फिर कुछ ग्रहों की अच्छी स्थिति बन रही है, यानी स्थिति संभलेंगी भी। तो फिर इसका अनुमान भी वही था कि कुछ बुरा भी होगा लेकिन बहुत जल्दी ठीक भी होगा। तो हमने कोविड के केसेस को बढ़ते हुए देखा, लेकिन वो वैसे घातक नहीं था जैसा दूसरे या पहले वेव में था, और हमने बहुत जल्दी उसको ठंडा होते हुए देखा, यानी कोरोना का प्रभाव कब बढ़ा कब खत्म हुआ लोगों को पता भी नहीं लगा। यह भी मेरा ग्रहों का आकलन था, और दोनों परिस्थिति एक साथ बन रही थी, अच्छी भी और बुरी भी। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई घातक परिणाम नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि यदि लंबे समय तक खराब स्थिति बनती है तो ही हमें घातक परिणाम मिलते हैं। और यदि अच्छे ग्रह के साथ में, यानी अच्छी परिस्थिति के साथ में यदि बुरी परिस्थिति बनती है तो वो सुख हमें ज्यादा लंबा नहीं मिलता। और यदि बुरी परिस्थिति के साथ फिर अच्छी परिस्थिति बनती है उसके साथ ही, तो हमें खराब परिस्थिति भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिलती है। एक अचूक सिद्धांत ज्योतिष का इस फॉर्मूले में हमें जरूर मिला है। फिर इसको मैंने तीसरी बार अप्लाई किया इस रशिया और यूक्रेन के मैटर पर। वही परिस्थिति बन रही थी कि 28 फरवरी को ग्रहों के अंदर एक अम्ब्रेला बन रहा था। आसुरी शक्ति और दैवीय शक्तियां दोनों अपने पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आमने सामने हैं। लेकिन साथ ही महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन रही हैं जो कुछ गलत भी नहीं होने देंगी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि युद्ध होगा, युद्ध होगा, नाटो की सेनाएं आएंगी, अमेरिका अटैक करेगा, रशिया भी अटैक करेगा, न जाने क्या होगा। यहां भी ग्रहों ने अपना 100% प्रभाव दिखाया। कैसे दिखाया, अब जरा आप समझिए। क्या आप इसे युद्ध कहेंगे? जहां यूक्रेन को कोई सहारा नहीं दे रहा, अमेरिका पीछे हट गया, नाटो तो न जाने कहां चला गया, यूक्रेन की सेनाएं बेचारे आत्मसमर्पण करें या अपने आप को खत्म करें, उनको यह समझ नहीं आ रहा। सामने रशिया की सेना आती है तो उसका मुकाबला करते हैं, रोकने की तो बात यहां हो ही नहीं रही। ये युद्ध नहीं है, हमला है। और इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अगर कोई ताकतवर इंसान किसी व्यक्ति को मार रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं देखो ये व्यक्ति उसको पीट रहा है। लेकिन वहीं पर दो व्यक्ति हैं, लड़ रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं देखो झगड़ा हो रहा है। क्योंकि जब झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से वार प्रतिवार होता है, उसे हम झगड़े की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को मार रहा हो तो उसे आप झगड़ा नहीं कहते, उसे आप कहते हैं कि ये इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। और इस समय पर रशिया भी यही कर रहा है। ये युद्ध नहीं है बल्कि यूक्रेन पर हमला है। और परिस्थिति क्यों बनी? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 28 तारीख को यदि ये ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं और जिसकी शुरुआत 23 तारीख से हो रही है, क्योंकि काल सर्पयोग 23 तारीख को फिर बनेगा, यानी 23 फरवरी को वो काल सर्पयोग बन चुका है और उसका परिणाम भी हमने देख लिया है। ऐसे में 23 तारीख से कुछ बड़ा तो होगा, और ये बात भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना हो, क्योंकि स्थिति ऐसी है जो पहले कभी बनी नहीं। और मुझे भी इसका आकलन देखना है कि अपना प्रभाव कैसे दिखाती है। लेकिन युद्ध की आशंका मुझे नजर नहीं आ रही कि ऐसा कोई युद्ध हो जहां दो महाशक्तियां आपस में भिड़ पड़े। ऐसी कोई आशंका मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई विनाशकारी लीला वो लिखे। लेकिन कोई बड़ा अत्याचार हो सकता है, यह बात निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही थी। ऐसे में बेचारा यूक्रेन हर तरफ से फंस गया और अपने आप को उस दौर में ले जा चुका है जहां से निकलने में उसे अब न जाने कितने साल लगेंगे। यह भी आकलन ग्रहों का उसी तरह का है कि खराब परिस्थितियां हैं और उसके
ठीक साथ में अच्छी परिस्थिति अभी है। अब खराब परिस्थिति का रिजल्ट यह होता है कि रशिया सैन्य कार्रवाई करता है यूक्रेन के ऊपर, और अच्छी परिस्थिति यह है कि यह युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, यानी कि नाटो और अमेरिका इसमें नहीं कूदा और कोई बड़ी विनाशकारी लीला यहां नहीं लिखी गई। अब युद्ध होगा तो नरसंहार भी होगा, यह हम जानते हैं, लेकिन यहां पर हमला हुआ है और ऐसे में यूक्रेन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास रशिया कर भी रहा है। यानी फिर दो तरह के माहौल हमने ग्रहों के देखे, अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ, और उसके परिणाम भी ठीक वैसे ही आए जैसा मेरा अनुमान था। अब इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देता हूं। ये तो मैंने आपको बाहर के उदाहरण दिए, अब एक और उदाहरण देता हूं जो व्यक्तियों पर लागू होता है। आप महाराष्ट्र सरकार के बारे में जानते हैं। दो व्यक्ति ऐसे हैं महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, एक उद्धव ठाकरे और एक शरद पवार, जिनके इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की राजनीति घूमती है, और दोनों की कुंडलियां फिर वही उसी तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है, एक अच्छा और एक बुरा। यानी दो व्यक्ति साथ हैं, एक व्यक्ति की कुंडली उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही और दूसरे की कुंडली उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अब उद्धव ठाकरे जी की कुंडली उनको सपोर्ट कर रही है, उनका अच्छा समय चल रहा है, तो वो मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं। शरद पवार जी की कुंडली उनको सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसे में उनको जो भी कुछ मिलना चाहिए था, जिसकी हवा बाजार में बहुत बार उठी, विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, बातें बहुत हुई, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ भी नहीं। बल्कि उसके विपरीत उनके मंत्रियों पर भी आंच आने लगी है और एक एक करके ऐसी घटनाएं उनके सामने आ रही हैं जो उनको परेशान कर रही है। अब इस कॉम्बिनेशन को भी देखिए, दोनों एक ही सरकार के अंदर हैं, एक की कुर्सी हिलती नहीं है और दूसरा व्यक्ति अपनी प्रतिभा को बचाने में लगा हुआ है। वापस से वही कॉम्बिनेशन हमारे सामने है ग्रहों का, अच्छा और बुरा दोनों बिल्कुल साथ साथ। अब इन सब परिस्थितियों में होता क्या है, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का जो समय अच्छा चल रहा है और उसके साथ में जो उन्होंने साथ लिया है ऐसे व्यक्ति का जिसकी कुंडली बहुत कमजोर है, तो होता यह है कि अच्छे व्यक्ति की कुंडली का फल उतना अच्छा उसको नहीं मिलता, क्योंकि साथ में आपने ऐसा व्यक्ति पकड़ा है जिसकी कुंडली आपको पीछे खींचती है। इसीलिए हमेशा ग्रहों का कॉम्बिनेशन देख करके काम होना चाहिए, और अगर ये कॉम्बिनेशन हम समझ गए तो बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम हमें मिलता है। अब इस चीज को यदि हम अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करके देखें तो आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनकी कुंडली के अंदर 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रह या कई बार 5 ग्रह भी एक ही राशि में बैठे हुए होंगे। अब मान लीजिए हम 2 का उदाहरण लेते हैं, कोई 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, शनि है और चंद्रमा है। जैसी बात आती है शनि चंद्रमा साथ हैं, अरे ये तो विषुवति बन गई। लेकिन यदि दोनों में से एक ग्रह अच्छी स्थिति में हो, मान लीजिए मकर लगन की कुंडली है, शनि के साथ चंद्रमा बैठा है। अब आप बताइए, मकर लगन की कुंडली में शनि तो नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन चंद्रमा खराब है। अब ऐसी स्थिति में क्या विषुवति का प्रभाव वही होगा जो हमारे दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि हां विषुवति है तो नेगेटिव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि केवल चंद्रमा उसे नेगेटिव रिजल्ट देगा, शनि कभी भी उसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे में यदि व्यक्ति शनि को पकड़ के चले, शनि की एनर्जी को अपने साथ लेकर के चले और चंद्रमा को अवॉइड कर दे, तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर रिजल्ट अप्रत्याशित मिलेंगे। और यही आकलन यदि हमारा ज्योतिष का सटीक हो तो बहुत सारी परिस्थितियों को घटने से रोका जा सकता है। जैसे
अगर यूक्रेन की हम बात करें तो ग्रहों का आकलन युद्ध नहीं होगा, तो यूक्रेन को यह समझ जाना चाहिए था कि इस समय पर कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। अगर ये परिस्थितियां बनी तो उसको खुद को मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में दर्शकों, ग्रहों का विशुद्ध आकलन होना अत्यंत आवश्यक है और शब्दों की गंभीरता को भी समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में हर बार मैंने आप लोगों के सामने ग्रहों का बिल्कुल सटीक आकलन रखा है और आप लोगों को उस शब्द की गंभीरता को भी बताया है कि कब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, लेकिन इतना बुरा नहीं होगा। ये बहुत गहराई से चीजों को समझने के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखता हूं, ताकि आप भय मुक्त होकर के ज्योतिष का पूरा फायदा उठा पाए, ना कि डर करके, सहम करके अपने कामों को रोक करके बैठ जाएं कि अब तो मेरा समय खराब है, मैं अब क्या कर सकता हूं। समय कभी भी किसी का भी खराब नहीं होता है जब तक कि आप ये ना समझ लें कि समय आपसे क्या करवाना चाहता है। यदि ये आप समझ गए कि समय आपसे क्या करवाना चाहता है और आप अपने आप को उसको करने के लिए तैयार कर लें, तो खराब समय भी आपको अच्छे फल देकर जाएगा। जैसे भगवान राम के जीवन के अंदर वनवास का सबसे बुरा समय आया, लेकिन उसी वनवास के समय को भगवान श्री राम ने यह समझा कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और उस समय को उन्होंने उस कर्म के आधार पर इतना श्रेष्ठ बना दिया कि आज रामायण के अंदर सबसे ज्यादा बात यदि किसी प्रसंग की होती है तो राम के वनवास की होती है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हमेशा ग्रहों का सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन, इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के बाद में, उसका एनालिसिस करने के बाद में फिर अपने कर्म का निर्धारण कीजिए। आपको बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छे फल जरूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर रोचक जानकारी लेकर के मैं आप लोगों से बात करूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।